अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या टर्मिनोलॉजी है ये केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन इससे पहले मेरी आपको एक एडवाइस है कि अगर आप लोगों ने मेरे स्टीशियोमेट्री का लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उस लेक्चर को देखें और उसके बाद फिर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट पे आएँ, आपके लिए कन्वीनियंट होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ रिवीजन ही करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, तो डेफिनेटली वो इसको समझ सकता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बुनियादी तौर पे क्या चीज़ें होती हैं, आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेशन पे फोकस करेंगे, उसकी मैथमेटिकल अप्रोच पे फोकस करेंगे, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मिलता आता है, उन सब पे भी फोकस करेंगे। तो सबसे बुनियादी बात, जब हम पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट तो उसके अंदर हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे सबसे पहले तो डेफिनेशन पे। डेफिनेशन के अतबार से लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो हम ये कहते हैं द रिएक्टेंट विच इज़ इंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। ज़रा गुफ्तगू को समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा रिएक्टेंट जो इंटायरली कंज्यूम हो जाए और पहले कंज्यूम हो जाए और इसके कंज्यूम होने के बाद रिएक्शन भी रुक जाए, ऐसे रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करी हुई, एक पिक्चर है बर्गर की, दिख रहा होगा आपको ये। तो अगर इसका मेरे पास बन ख़त्म हो जाए तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब एक बर्गर बनाने के प्रोसेस में बन एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का किरदार अदा कर रहा है। एक ऐसा रिएक्टेंट है जो अगर ख़त्म हो गया तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिट कर देगा। ऐसे रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में। तो हम ये कहते हैं कि द रिएक्टेंट विच इज़ इंटायरली कंज्यूम फर्स्ट, जो ऐसा रिएक्टेंट जो कि पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। इसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं। आए हम आपको इसको कुछ मैथमेटिकल अप्रोच पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है, कैसे फाइंड आउट होगा। जब लेट्स सपोज आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, ए बी उसमें रिएक्ट हो रहे हैं, सी हमारे पास फॉर्म हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम ये कहते हैं कि द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ दैट विच गिव द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट दे देगा, कम से कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देने वाला होगा, वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। बिकॉज वंस वन ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम कम्प्लीटली द रिएक्शन स्टॉप। क्योंकि जैसे ही वो कंज्यूम हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ मोल से डिटेक्शन होगी ना, कि ज़ाहिर है किसी चीज़ के मिनिमम मोल्स आ गए, वो ख़त्म हो गए, तो बस ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो रिएक्शन स्टॉप होने वाली कंडीशन जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक और चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट। The reactant that is not completely consumed is often referred as a excess reactant. ऐसा रिएक्टेंट जो कभी भी completely कंज्यूम नहीं होगा, रह जाएगा, बच जाएगा, बचने वाली चीज़ों को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सेस रिएक्टेंट कह रहे हैं। आगे मूव करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ H2O की, जिससे मैं आपको समझाता हूँ। हम कह रहे हैं, कंसीडर कर लें कि आपके पास वाटर है जिसको हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसकी मदद से हम ये काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया, हमारे पास जो है वो क्या तैयार हो गया, हमारे पास H2O तैयार हो गया। अब इसको अगर मैं आपको अप्रोच समझाऊं तो है क्या, 2 मोल्स H2 लिखे हुए ना, दिस इज़ H2, सिमिलरली दिस इज़ H2, इनका रिएक्शन हो रहा है O2 के साथ। अब जब हम लोग इसका रिएक्शन O2 के साथ कर रहे हैं तो बस ये हमारे पास ऑक्सीजन आ गया। तो अब होगा क्या, होगा ये कि 2 हाइड्रोजन मिलेंगे एक ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे एक ऑक्सीजन के साथ। तो ये वाले जो ओज हैं ये हमारे पास बचे रह जाएंगे और सिंपल वाटर फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास वाटर फॉर्म हो गया है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास वाटर फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट को हमने एक तरह से देखा है, लेकिन अब इसको कैसे देखा भी हम इसको समझाएंगे आगे चल के कि एक्चुअल प्रैक्टिस में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि डिटर्मिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को जज करते हैं। उस पर्टिकुलर केस में तो ऑक्सीजन आके रुक गया था, वो एक्सेस रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट था कि O2 बचा हुआ था। इधर अगर हम देखें तो कुछ स्टेप्स हैं जिनके ऊपर हम गुफ्तगू आपसे करना चाहते हैं बड़ी तफसील के साथ। वो बुक की एक एग्जांपल है जो बस उसने सरसरी एक्सप्लेन करी हुई है,
कुछ चीज़ें उसके अंदर। देखिए इस तरह होगा, कुछ चीज़ें आपको ड्यूरिंग लेक्चर खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएंगी, तो इसीलिए आपको ये लेक्चर पूरा देखना है ताकि आपको बहुत सारी बातें क्लियर हों। अब सबसे पहली बात क्या कहते हैं कि जब भी कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटरमिन करना होता है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं जो भी उस केमिकल प्रोसेस की है। दूसरा काम किया जाता है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं उसकी अमाउंट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी मोल्स निकालते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हेल्प बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से निकालते हैं। यानी पहला काम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, उसके किसके, रिएक्टेंट के। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालेंगे, प्रोडक्ट के, वो मोल कंपैरिजन मेथड से निकालेंगे, वो सिखा देंगे अभी आपको। और उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे वो रिएक्टेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। जो भी लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैटेगरी में लाया करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये सवाल दिया गया कि कंबशन ऑफ ईथीन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O इज़ गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन। शुरू में तो ये कोई ना कोई आपको स्टोरीज़ बताएगा, कोई कहानी सुनाएगा कि ये चीज़ ऐसी है रिएक्शन। इस पर इतना फोकस नहीं करना, न्यूमेरिकल अप्रोच में नंबर्स और वैल्यूज़ पे बात होती है। कहता है क्या, इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ C2H4, अगर हमारे पास C2H4 का 2.8 ग्राम है और 6.4 ग्राम है O2 का, यानी ईथीन की वैल्यू भी दे दी है, O2 की वैल्यू भी दे दी है, इज अलाउड टू इग्नाइट, उसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड डिटरमाइन द मास ऑफ द CO2 गैस विल बी फॉर्म्ड, और CO2 का कितना मास बन रहा है वो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखिए इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही एट अ टाइम लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकती है, ये बात आप समझ लें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन दी गई हैं हम उनको लिख लेते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं वो लिख रहा हूँ मैं। हमें दिया गया मास ऑफ C2H4, C2H4 का मास हमें कितना दिया गया, 2.8 ग्राम। दूसरी चीज़ जो हमें दी गई है वो दिया गया बेटा मास ऑफ O2, और अगर हम लोग O2 का मास निकालेंगे तो वो हमें कितना दिया गया, 6.4 ग्राम दिया गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया, बस कहा जा रहा है कि आप दो चीज़ें डिटरमाइन कर लें। नंबर 1 चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो हमें मालूम करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा अगर ये नहीं भी बोलता ना तब भी मुझे पता था कि मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। इसकी वजह ये कि इसमें दो चीज़ों के कंप्लीट डेटा दिए गए हैं, इसका भी कंप्लीट डेटा है, इसका भी कंप्लीट डेटा है। तो जब मैं इसकी मदद से CO2 को फाइंड आउट करूँगा तो दो आंसर्स आएंगे। तो इस तरह नहीं होगा, एक वक्त में एक ही वैल्यू आनी चाहिए, एक ही से हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो मास ऑफ CO2 हमें क्या करना है, एक्चुअल प्रैक्टिस में फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे करेंगे, तो ज़ाहिर है पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे फाइंड मोल्स। मोल्स को हम मालूम करेंगे। मोल को कैसे मालूम करेंगे, बहुत आसान है। हमारे पास है C2H4, हमें इसके मोल्स निकालने। मोल्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको रफली बता रहा हूँ। मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मास की जो वैल्यू है C2H4 की वो दी गई है 2.8 ग्राम। मोलर मास आपको C2H4 का निकालना पड़ेगा जो कि 28 आएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 0.1 मोल आएगा। कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है आपने मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला, हमें नहीं आता, सीख लें। C2H4 है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन का मास होता है 12, 4 हाइड्रोजन है। इसको सॉल्व करेंगे 12 2 ज़ा 24, 24 + 4 28 आ गया। ये 28 उठा के मैंने इधर पुट डाउन कर दिया, 2.8 को डिवाइड किया 28 से 0.1 मोल आ गया। सिमिलरली O2 का भी निकालेंगे सेम फॉर्मूला लगा के। मास की वैल्यू कितनी दी गई है O2 के केस में 6.4। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हमारे पास 32 होता है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 32 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 मोल। सर ऑक्सीजन का 32 कैसे आया, नहीं समझ में आया, समझ लेते हैं। 2 ऑक्सीजन लिखे हुए बेटा, ऑक्सीजन होता है 16, 16 2 ज़ा 32। ये वैल्यू आई 32, ये हमने यहाँ पे लाके पुट डाउन कर दी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक वैल्यू जो है वो 0.1 मोल आ गई, दूसरी 0.2 मोल्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले मैं C2H4 को पूरा कंपेयर करूँगा CO2 के साथ, फिर मैं करूँगा O2 के साथ CO2 को कंपेयर। फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उससे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करेंगे, डिड्यूस करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मेथड इस्तेमाल होता है जो कि बहुत आसान है, हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। इस पर्टिकुलर केस में 2 दफ़ा अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ C2H4। अगर मेरे पास C2H4 के 1 मोल है, 1 मोल ऑफ C2H4 प्रोड्यूस
ये हमारे पास कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ CO2। तो ये CO2 के कितने मोल्स आ रहे हैं हमारे पास, 2 मोल्स आ रहे हैं। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अब हमारे पास इसके आ गए हैं C2H2 के 0.1 मोल, जो भी हमने कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ C2H4। ये कितना प्रोड्यूस करेगा, ज़ाहिर है ये हमारे पास 2/1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ऑफ CO2। इसमें बच्चे सवाल पूछते हैं आपने 1 क्या डिवाइड किया, बेटा मैंने डायरेक्ट यूनिटरी मेथड को एक लाइन में ही लेके आ गया हूँ ताकि मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाए। मेरे पास वैल्यू आ गई 0.2 मोल ऑफ CO2। तो आप देख सकते हैं मेरे पास CO2 के 0.2 मोल्स आ गए। कब, जब मैंने किस चीज़ को स्टैंडर्ड बनाया है, C2H4 को। तो इसका मतलब है जब मैं C2H4 को स्टैंडर्ड बना रहा हूँ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो 0.2 मोल्स आ रहे हैं CO2 के। अच्छा, अगर मैं स्टैंडर्ड बना लूँ O2 को, तो O2 के हमारे पास कितने मोल्स निकल के आए थे, O2 के जो हमारे पास मोल्स निकल के आए थे बेटा, वो आए थे 0.2 मोल्स। तो ये आ जाएगा 0.2 मोल्स ऑफ O2। उसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1 मोल्स, अच्छा O2 में एक प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो O2 के अंदर एक हमारे पास नई चीज़ आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है कि इसके 3 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं। तो ये बताना पड़ेगा कि 3 मोल ऑफ O2 गिव, अगर 3 मोल है O2 को तो कितने मोल बन रहे CO2 के, 2 मोल्स ऑफ O2 आ रहे हैं, CO2 आ जाएगा। यानी जब हमारे पास 3 मोल्स हैं O2 के, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ CO2। अगर हम इसको 1 मोल के ऊपर लेके आएँ, क्योंकि यूनिटरी मेथड में हम हमेशा हर चीज़ को 1 मोल के ऊपर लेके आते हैं, तो जैसे ही ये हमारे पास 1 मोल पे आएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3 मोल ऑफ CO2। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, जो हमने कैलकुलेट करी है, वो आई थी 0.2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मोल ऑफ O2। अगर मेरे पास 0.2 मोल्स हैं O2 के, तो फिर मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.2। जैसे हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमारे पास जो मोल्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.133 मोल्स ऑफ CO2। तो आप देख सकते हैं हमारे पास CO2 के मोल्स आ गए O2 की मदद से। तो 2 तरीके से हम सॉल्व करेंगे, दोनों तरीक़ों में हमारे पास मोल्स की वैल्यू आएगी। एक तरीक़ेकार जो हमने अप्लाई किया वो किया C2H4 की मदद से कैलकुलेशन करी, दूसरी O2 की मदद से कैलकुलेशन करी। दोनों के फाइनल मोल्स आ गए। CO2 C2H4 की मदद से बना तो 0.2 मोल्स बन रहे हैं, CO2 जब O2 की मदद से बना तो 0.133। लेस मोल्स कौन से हैं, तो जवाब ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्योंकि ये लेस नंबर ऑफ मोल्स है मेरे बेटा, तो यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस केस के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन करेंगे, क्योंकि सवाल वाला कह रहा है तो हम बताएंगे उसको कि O2 इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे तो हम बता देंगे कि हमारे पास O2 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इधर मेंशन कर देते हैं कि O2 इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमारे पास O2 जो है वो एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से इसका मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो नंबर ऑफ़ मोल बराबर आ जाते हैं मास अपॉन मोलर मास के। नंबर ऑफ़ मोल है 0.133, मास अपॉन मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 44। तो 0.133 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 44 से। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास मास की वैल्यू आएगी 5.852 ग्राम। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो मास है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। हमें पता चल गया कि 5.85 या 5.8 किलोग्राम जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होगा। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का एक तरीक़ार समझ में आया है हमें कि हम उसको कैसे निकालते हैं, मोल्स की मदद से निकालते हैं। तो पहले मोल्स निकलेंगे, फिर हम उससे फाइंड आउट कर लेंगे कौन सी चीज़ हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेट ही है। सवाल को ज़रा समझते हैं क्या कहता है। व्हेन एल्यूमिनियम इज़ हीटेड विद नाइट्रोजन गैस एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड इट गिव्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हमारे पास एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन रहा है।
कह रहा है 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस आर अलाउड टू रिएक्ट। फाइंड आउट, हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। मास दिया गया एल्यूमिनियम का और नाइट्रोजन का। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले तो हम इसका डाटा बनाते हैं। हमारे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया गया है, हम लिखेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया गया है, 67.5 ग्राम। दूसरी बात, हमें दिया गया है मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास हमें कितना दिया गया है, 140 ग्राम। हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और उसके बाद जो है हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है, यानी जो भी हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, वो भी और क्लियर करेंगे आपको। तो एक्सेस रिएक्टेंट भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये 3 चीज़ें कैसे फाइंड आउट होंगी, जाहिर है इनको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला तो उसूल यही है कि आपने मोल्स निकालने हैं दोनों के। किन दोनों के? ये जो आपके पास एल्यूमिनियम दिया गया इसके भी मोल्स निकलेंगे। एल्यूमिनियम का मास है 67.5, उसको डिवाइड करेंगे 27 से, तो आंसर आएगा 2.5 मोल। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं वो है हमारे पास 140, उसको हम डिवाइड करेंगे 28 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 मोल्स। मसला ये है कि एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यही तो असल सवाल है। इस सवाल के अंदर ही सवाल है ना, इसीलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले एल्यूमिनियम की मदद से एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल्स निकालेंगे, फिर नाइट्रोजन की मदद से एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल्स निकलेंगे। अब ये कैसे निकलेंगे तो इसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले मोल्स को कंपेयर कर लेते हैं। मोल्स कैसे कंपेयर करेंगे? पहले तो एल्यूमिनियम के करते हैं। सिंपल लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये कितना देंगे हमें, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर हमारे पास 1 मोल होगा एल्यूमिनियम का, 1 मोल होगा एल्यूमिनियम का, तो फिर क्या हो जाएगा, 2/2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, हमारे पास जो फाइंड आउट हुए हैं वो 2.5 मोल्स हुए हैं, तो हम बस डायरेक्ट लिखेंगे 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये वैल्यू भी 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड आ जाएगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नाइट्रोजन इटसेल्फ। तो अब मैं लिखूँगा कि मेरे पास अगर 1 मोल है N2 का, 1 मोल ऑफ N2 ये कितना देगा, ये में देगा 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सिमिलरली अगर हमारे पास नाइट्रोजन के जो हमने मोल्स निकाले थे 5 मोल्स थे, वो 1 के लिए निकालेंगे तो वही हो जाएगा डायरेक्ट, बस हम अब डायरेक्ट 5 मोल्स की तरफ चले जाएंगे। 5 मोल्स ऑफ N2 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2/5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो इसका मतलब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, जब हम इसको कंपैरिजन के ऊपर लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट हो रही हैं। अब वो वैल्यूज़ क्या फ़ाइंड आउट हो रही हैं, हमें उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू हो रही है कैलकुलेट, अगर हम इस वैल्यू को देखते हैं तो ये 1 जो है ना ये जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ये 5 तो फिर जाके नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप, इस स्टेप को आप लिखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। हटा देंगे तो मर्ज़ी आपकी, लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा। मैं इसको बस डायरेक्ट ही कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं इसको इस तरीके से करूँगा कि डायरेक्ट लिखूँगा 5 मोल्स ऑफ N2, तो 5 मोल्स ऑफ N2 जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, हम ये कहेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड के कितने मोल्स आ गए, 10 मोल्स आ गए। कब, जब हमारे पास नाइट्रोजन था। अब ये बात समझें, जब नाइट्रोजन को हमने इस्तेमाल किया तो कितने मोल्स आए, 10 मोल्स। जब मैंने एल्यूमिनियम को इस्तेमाल किया तो कितने मोल्स आए, 2.5 मोल्स। तो जो छोटी वैल्यू होती है ना वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है,
तो इस केस में मैं लिखूँगा एल्यूमिनियम इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब क्योंकि एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो एल्यूमिनियम के मोल से ही कंपेयर हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल्स। यानी अब जब मैं आगे सॉल्व करूँगा मुझे एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास भी तो हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास निकालना है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास कैसे निकलेगा? जाहिर है एल्यूमिनियम की मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एल्यूमिनियम के जो हमारे पास मोल्स आए थे अगर हम उसको देखें तो वो थे हमारे पास 2.5 मोल्स आए हमारे पास। तो अब हम इसको इसी तरह करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास के। नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 2.5, मास हमें कैलकुलेट करना है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास निकाल लेंगे। एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम होता है 27, नाइट्रोजन होता है हमारे पास 14। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 27 + 14, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 41 हमारे पास आंसर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास 41 पुट हो गया, ये 41 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मास किसके बराबर आ जाएगा? 2.5 × 41। तो जैसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड वो आ जाएगा हमारे पास 102.5 ग्राम। तो आप देख सकते हैं हमने मास भी फाइंड आउट कर लिया। लिमिटिंग रिएक्टेंट एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास आ गया 102.5 ग्राम। अब अगला मसला क्या है? मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सिस रिएक्टेंट को कैलकुलेट करने के कुछ तरीक़ेकार है हमारे पास। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीक़ेकार ये है कि हम जो एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन को कंपेयर कर लें। तो कर लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से कितने मोल बनेंगे नाइट्रोजन के? 1 मोल ऑफ N2 बनेंगे। फिर हमारे पास 1 मोल दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ये बराबर हो जाएगा 1/2 मोल ऑफ N2। N2 के ओरिजिनल कितने मोल्स हैं हमारे पास? जवाब है 2.5, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करे थे। वो 2.5 असल में इस तरह से एल्यूमिनियम के जो मोल्स हैं वो 2.5 है, तो उसी को कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन को कंपेयर किया जा रहा है, तो हमारे पास 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है, तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे? जब 2.5 डिवाइड होगा 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.25। तो आप देख सकते हैं 1.25 मोल्स ऑफ N2 हमारे पास आ जाएंगे। ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास आ गई N2 के मोल्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, N2 के स्टार्टिंग में भी मोल्स निकाले थे, वो कितने थे? वो थे हमारे पास 5 मोल्स। तो इसका मतलब हमारे पास जब हम एक्सिस रिएक्टेंट को निकालेंगे तो एक्सिस रिएक्टेंट को निकालने के लिए ये माइनस करना पड़ेगा। एक्सिस रिएक्टेंट कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। जो भी हम एक्सिस रिएक्टेंट निकाल रहे होंगे लिख देते हैं एक्सिस रिएक्टेंट ऑफ N2। वो जो 5 एक्चुअल मोल थे उसमें से हम माइनस करेंगे 1.25 को। तो जैसे ही इसको माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.75 मोल्स। ये जो 3.75 मोल्स आए हैं ये हमारे पास एक्सिस में, यानी ये वो मोल्स हैं जो एक्सिस में नाइट्रोजन के। तो नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। मोल की वैल्यू है 3.75, मास हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मोलर मास N2 का कितना होता है? 28 होता है। तो ये जो 28 है ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास इज़ इक्वल्स टू 3.75 मल्टीप्लाई बाय 28। तो जैसे ही हम लोग 3.75 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 28 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आएगा 105 ग्राम। इसका मतलब जो एक्सिस जो बचा हुआ ज़्यादा रिएक्टेंट है वो कितना आ गया? 105 ग्राम हमारे पास आंसर आ गया। दोबारा समझ लेते हैं एक दफ़ा कि एक्सिस रिएक्टेंट में हमने क्या करना है, इन दोनों को पहले कंपेयर करना है। जो मोल्स आएंगे नाइट्रोजन के वो मोल्स और जो पहले मोल्स निकाले थे उन दोनों को कंपेयर करेंगे, माइनस करेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इन सवालात के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि हमने इंक्लूड करे हुए, ताकि ये आप खुद सॉल्व कर सकें, और आपको इसके अंदर जो भी परेशानी है वह अलग से भी हम लोग सॉल्व करवा देंगे आपको। ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।